नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे जवाब। बुधवार को प्रधानमंत्री के जवाब के बाद लोकसभा से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या पहुंची 15,000 से पार। दोस्ती अभियान के तहत भारत की ओर से राहत और बचाव का काम जारी। भारत ने 2014 के बाद से 353 विदेशी उपग्रह लॉन्च कर कमाए करीब 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी लोकसभा में जानकारी। रिजर्व बैंक की घोषणा, डिजिटल मुद्रा के लिए 5 और बैंक पायलट प्रोजेक्ट में होंगे शामिल। परियोजना को 9 अतिरिक्त शहरों तक बढ़ाया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज से नागपुर में। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत का सीरीज जीतना जरूरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को प्रस्ताव पर अंतिम वक्ता को बोलने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री बुधवार दोपहर 2 बजे जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित भी कर दिया। इसी के साथ इस प्रस्ताव पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों को सदन ने ध्वनि मत से खारिज भी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जवाब में कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में संकल्प से सिद्धि तक का बढ़िया तरीके से खाका खींचा गया, जिसमें एक प्रकार से देश को लेखा जोखा भी दिया गया और प्रेरणा भी दी गई। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति के पूरे अभिभाषण में जो बातें कही गई वो 140 करोड़ देशवासियों के लिए उत्सव का अवसर है। लेकर के चले, पूरे सामर्थ्य के साथ चले। ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि देश की जनता नकारात्मकता स्वीकार नहीं करती और उनके ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों पर कभी भरोसा नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच है। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 9 साल में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिसिज्म ने ले ली है। विपक्ष ने 9 साल आलोचना करने की जगह आरोप में गवा दिए। चुनाव हारने पर ईवीएम और चुनाव आयोग को गाली देते हैं। कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना करते हैं। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। वही 10 साल यूपीए के वो 10 साल
कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं थी। कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है पूरे विश्व के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे पास एक स्थिर और निर्णायक सरकार है। निर्णायक सरकार हमेशा देश के हित में निर्णय लेने का साहस रखती है, लेकिन 2004 से 2014 आज़ादी के इतिहास में घोटाले का दशक रहा। हम बता दें कि विदेश मंत्रालय के अनुसार भूकंप प्रभावित तुर्की में एक भारतीय लापता है, 10 अन्य भी फंसे हुए हैं, लेकिन वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा ने कहा कि एक भारतीय तुर्की के प्रभावित क्षेत्र में से एक में लापता होने की सूचना है, जबकि 10 अन्य दूर दराज इलाकों में फंसे हुए हैं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में भारत द्वारा भेजी गई विशेषज्ञ टीमों ने अपना खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। भारत ने सोमवार को तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप, जिसमें अब तक 15,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, में सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। किसी भी देश को आतंकवाद निर्यात करने के लिए अफगान क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉस्को बैठक में ये बात कही। मॉस्को में अफगानिस्तान पर एक बहुपक्षीय सुरक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद के निर्यात के लिए अफगान क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए ये भी कहा कि ज़रूरत के समय भारत अफगानिस्तान के लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। काबुल में एक समावेशी और प्रतिनिधि व्यवस्था अफगान समाज के व्यापक हित में है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि अफगानिस्तान के लोगों की भलाई और मानवीय आवश्यकताएं भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत ने 2014 के बाद से 353 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत ने 2014 से अब तक 353 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए, जिससे देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हासिल हुई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत ने यूरोपीय देशों से 18.7 करोड़ यूरो और अमेरिका से 3.9 करोड़ डॉलर सैटेलाइट लॉन्च करके कमाए हैं। इससे पहले लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सिंह ने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं और स्टार्टअप को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नामक एक केंद्रीय PSU की स्थापना भी की गई है। इसरो ने शुक्रवार को SSLV-D2 लॉन्च करने का कार्यक्रम तय कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्री हरिकोटा से शुक्रवार को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि SSLV की दूसरी विकासात्मक उड़ान भरेगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने बुधवार को इसकी घोषणा की। हम बता दें कि SSLV-D2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से सुबह 9:18 पर आसमान में उड़ान भरेगा और अपनी 15 मिनट की उड़ान के दौरान 3 उपग्रहों को 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने का प्रयास करेगा। 3 उपग्रहों में से इसरो का EOS-07 अमेरिका स्थित फर्म अंटारिस का जेनेस 1 और चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पीकिड्स का आज़ादी SAT-2 है। हम बता दें कि SSLV की पहली परीक्षण उड़ान पिछले 9 अगस्त को आंशिक रूप से विफल रही थी, क्योंकि रॉकेट अपने उपग्रह पेलोड को उसकी इच्छित कक्षा में इंजेक्ट करने में विफल रहा था।
वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमान के कमांडरों का सम्मेलन आज से राजस्थान के जैसलमेर में वायुसेना स्टेशन में शुरू होने वाला है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी 10 फरवरी को कमांडरों को संबोधित करेंगे। ये पहली बार है कि कमांडरों का सम्मेलन दक्षिण पश्चिम वायु कमान के मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात से दूर एक फील्ड स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान वायुसेना प्रमुख राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित वायुसेना स्टेशन के कमांडरों के साथ बातचीत भी करेंगे। फिलहाल समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की और खेल और आर्थिक जगत के समाचारों पर भी डालेंगे नजर। India got free 75 years ago. We all know we have fundamental rights, but we also know that we have fundamental duties. Duties towards our nation, to protect and improve our natural environment, like forests, rivers, lakes, and wildlife, and to have compassion towards all living creatures. Jai Hind. के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और भारत इजराइल मित्रता को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बात की और बहुआयामी भारत इजरायली मित्रता को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। नवाचार, साझेदारी पर अपना ध्यान केंद्रित करने और रक्षा और सुरक्षा में हमारे चल रहे सहयोग पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से आम आदमी पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवारी शैली ओबराय द्वारा दायर याचिका पर सोमवार तक जवाब मांगा है। याचिका में महापौर का चुनाव जल्द कराने की भी मांग की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित फीडबैक यूनिट ने कथित तौर पर राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्रित की है। सीबीआई ने इस मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है। सीबीआई ने कहा है कि आप सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों और स्वायत्त निकायों, संस्थानों और संस्थाओं के कामकाज के बारे में प्रासंगिक जानकारी और कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करने और ट्रैप केस के लिए 2015 में एफबीयू की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट 9 मार्च को पेश किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से विज्ञप्ति जारी करके ये जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास की पिछले महीने गोली मारकर हत्या करने के आरोपी पुलिसकर्मी की नार्को और पॉलीग्राफी जांच करवाई जाएगी। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले की एक अदालत ने बुधवार को आरोपी गोपाल दास की पुलिस हिरासत की अवधि 13 फरवरी तक बढ़ा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। 14 मई 1946 को जन्मे धर्माधिकारी पिछले 3 दशकों से अंधविश्वास और लत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ प्रवचन और उपदेश दे रहे हैं। उन्हें 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय की ओर से बुधवार को गुजरात की सभी 33 प्रधान जिला न्यायाधीशों की अदालतों की कार्रवाई के लाइव स्ट्रीमिंग के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम.आर. शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जे.बी. पार्डीवाला ने गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों के पोर्टल का भी
शुभारंभ किया। इस अवसर पर न्यायाधीश शाह ने कहा कि अब पारदर्शिता का युग है। सभी नागरिकों को जानने का अधिकार है कि अदालतों में आखिरकार क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार सागर जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का मंदिर बनवाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले में 15वीं शताब्दी के संत कवि की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम रविदास महाकुंभ में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि राज्य के औद्योगिक समूहों में 20% भूखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज विजयवाड़ा में अडानी आर्थिक घोटाले पर एक गोलमेज बैठक का आयोजन करने वाली है। एपीसीसी प्रमुख गिडगू रुद्रराजू ने कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियां और अपनी कॉरपोरेट तुष्टीकरण नीति का समर्थन करने के लिए देश की संपत्ति को लूटने का प्रयास अडानी की वृद्धि में स्पष्ट रूप से झलक रहा है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन 3 दिवसीय दौरे पर 9 फरवरी की शाम यानी कि आज काशी पहुंचने वाली है। वो इस दौरान काशी की संस्कृति से रूबरू होंगी। वहां श्री काशी विश्वनाथ धाम, सारनाथ, दशाश्वमेध घाट और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर देखेंगी। हिलेरी के आगमन के मद्देनजर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी वाराणसी पहुंच चुके हैं। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। तुर्की और सीरिया में भूकंप के कहर से मरने वालों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच गया है। तुर्की और सीरिया में शक्तिशाली भूकंपों के कारण अब तक 15,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। व्यापक तबाही के बीच मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। करीब 50,000 से ज़्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हैं। इस बीच तुर्की में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक तुर्की के नूरदगी शहर में यह भूकंप महसूस किया गया है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अधिक यूरोपीय हथियार और सहायता लेने के लिए दुर्लभ युद्धकालीन यात्रा पर फ्रांस पहुंचे हैं। फ्रांस की ओर से उन्हें भरपूर मदद का भरोसा भी दिलवाया गया है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जेलेंस्की का स्वागत किया। इमैनुएल मैक्रों ने ट्वीट किया, यूक्रेन फ्रांस पर भरोसा कर सकता है। मैक्रों ने जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ पेरिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात भी की। इससे पहले जेलेंस्की ब्रिटेन के दौरे पर थे। रूसी संघर्ष के बाद अपनी पहली ब्रिटेन यात्रा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बैठक के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे। सभी सांसदों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने समर्थन देने के लिए कई देशों का धन्यवाद भी किया। जेलेंस्की ने ब्रिटिश सरकार को उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। जेलेंस्की ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से भी मुलाकात की। इस दौरान किंग चार्ल्स ने जेलेंस्की का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। पेंटागन में कहा है कि दक्षिण कैरोलिना तट पर गिराया गया चीनी गुब्बारा एक बड़े निगरानी कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा था, जिसे चीन कई वर्षों से चला रहा है। पेंटागन के प्रेस सचिव जनरल पैट राइडर ने कहा कि जब ट्रंप और बाइडेन प्रशासन के दौरान इसी तरह के गुब्बारे 4 अवसरों पर अमेरिकी क्षेत्र के ऊपर से गुजरे तो अमेरिका ने तुरंत उन्हें चीनी निगरानी गुब्बारे के रूप में नहीं पहचाना। उन्होंने कहा कि बाद में खुफिया विश्लेषण ने अमेरिका को ये पुष्टि करने की अनुमति दी कि क्या ये चीनी जासूसी के प्रयास का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि चीन ने पुराने गुब्बारों के बारे में कोई नई जानकारी देने से इनकार कर दिया। भारत में नॉर्वे के राजदूत हैंस जैकब फ्रॉयडेन लुंड ने कहा कि नॉर्वे और भारत एक प्रावसन और गतिशीलता समझौते पर चर्चा कर रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि आज व्यापार और उद्योग मंत्री जॉन क्रिश्चियन वेस्ट्रे की अगुवाई में नॉर्वे का एक प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली आने वाला है और उसकी यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रों के बीच व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाना है। फ्राइडेन लुंड ने कहा कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमने फिलहाल निष्कर्ष नहीं निकाला है। नॉर्वे में काफ़ी आप्रवासन है।
Actually, we have two delegations coming. We have our delegation led by our Minister for Trade and Industry, Mr. Jan Christian Vestre, bringing with him 14 companies from Norway. And at the same time, there's a visit from the Finnish Trade Minister, Mr. Ville Skinnari. And they are then doing part of the program jointly, also to strengthen not just Norwegian-Indian ties, but Nordic-Indian ties. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दावा किया है कि साल 2023 से 2025 के बीच भारत में बिजली की मांग 5.6% सालाना की दर से बढ़ सकती है। भारत में 5.3% की सालाना दर से बढ़ रही बिजली की मांग 2022 में 8.4% तक पहुंच गई है। इसकी वजह कोविड महामारी के बाद देश की मजबूत रिकवरी रही है। साथ ही मार्च से जुलाई तक पड़ी तेज गर्मी भी उन वजहों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 देश के लिए बीते 1000 साल में सबसे गर्म महीना साबित हुआ। अप्रैल से जुलाई के बीच भी बिजली की औसत मांग 2021 के मुकाबले 14% अधिक रही। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 41 मॉड्यूलर पुलों की खरीदी के लिए L&T के साथ अनुबंध कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को भारतीय सेना के लिए 2585 करोड़ रुपए की लागत से मॉड्यूलर ब्रिज के 41 सेट खरीदने के लिए L&T के साथ एक अनुबंध पर मोहर लगा दी। पुलों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और L&T द्वारा इसको निर्मित किया जाएगा। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए 2585 करोड़ रुपए से अधिक के 41 स्वदेशी मॉड्यूलर पुलों की खरीदी के लिए L&T के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर लिए गए हैं। मुद्रा ग्राहकों के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या ई-रुपए पर अब 5 और बैंक पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होंगे और परियोजना को 9 अतिरिक्त शहरों तक बढ़ाया भी जाएगा। रिजर्व बैंक ने बुधवार को इस बात की जानकारी उपलब्ध करवाई। रिजर्व बैंक, जिसने दिसंबर की शुरुआत में 5 शहरों में 8 बैंकों के साथ खुदरा ग्राहकों के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या ई-रुपए का संचालन शुरू किया था, जोर देकर कहा कि वो इसके साथ जल्दबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। खुदरा CBDC अब केवल 50,000 उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और उनमें से 5,000 व्यापारी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को लक्ष्य के अनुरूप दायरे में लाने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में एक बार फिर नीतिगत दर रेपो में 0.25% की वृद्धि की है। इससे मुख्य नीतिगत दर बढ़कर 6.50% हो गई है। रेपो दर में वृद्धि का मतलब ये है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिया जाने वाला कर्ज थोड़ा सा महंगा हो जाएगा और मौजूदा ऋण की EMI बढ़ जाएगी। मौद्रिक नीति समिति की सोमवार से शुरू हुई 3 दिन की बैठक के लिए लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए RBI गवर्नर शशिकांत दास ने इसकी जानकारी दी। MPC की सोमवार से शुरू हुई 3 दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए RBI गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि मौजूदा आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए MPC ने नीतिगत दर रेपो 0.25% बढ़ाकर 6.50% करने का निर्णय लिया है। The Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 6th, 7th and 8th February based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook. The MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5% with immediate effect. RBI ने अगले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान भी जारी किया है। ये चालू वित्त वर्ष के 7% के वृद्धि दर के अनुमान से थोड़ा सा कम है। Taking into account these factors and assuming an average crude oil price Indian basket at $95 per barrel, inflation is projected at 6.5%
for the current financial year, that is 2022-23, with Q4 at 5.7%. और अब बात खेल जगत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत आज से हो गई है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज से खेला जा रहा है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला नागपुर में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए मेजबान भारतीय टीम को इस सीरीज को हर हाल में जीतना होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 9 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 9 फरवरी साल 1943 में ग्वाडल कैनाल का युद्ध जापान की हार के साथ खत्म हुआ। इसे इतिहास में ग्वाडल कैनाल अभियान के नाम से भी जाना जाता है। ग्वाडल कैनाल सोलोमन द्वीप पर स्थित है। इस अभियान की शुरुआत अगस्त 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब जापान के खिलाफ मित्र राष्ट्रों ने मोर्चा खोला था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय में नौसेना की बड़ी भूमिका रही और इस लड़ाई की समाप्ति के साथ ही सोलोमन द्वीप से जापान का आधिपत्य खत्म हो गया था। 9 फरवरी साल 2008 को डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे का निधन हुआ। ये भारत के प्रसिद्ध और सम्मानित समाजसेवी थे। दुनिया इन्हें बाबा आमटे के नाम से जानती है। बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की। इन्हें कुष्ठ रोगियों का मसीहा कहा जाता था। बाबा आमटे द्वारा किए गए जनहित सेवा कार्यों के चलते भारत सरकार ने इन्हें साल 1971 में पद्मश्री और साल 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बाबा आमटे को मानवाधिकार के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 1988 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मान से भी नवाजा गया।